असद बखैर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान की इस वक्त जो निगरान हुकूमत है वो इलेक्शन करवाने की तरफ उसकी तवज्जो कम है और मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के तमाम हॉस्पिटल जो हैं वो एक दरबा खाना का रोल अदा कर रहे हैं। उनके लिए में ना मरीजों के लिए मेडिसिन है, ना ज़्यादा डॉक्टर हैं और इस तरह से बेहंगम चाल चली जा रही है। अब ज़ीरा पंजाब जो केयर टेकर हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने आज बलवाल में एक अस्पताल पे छापा मारा तो वहाँ पर 9 डॉक्टर के बजाय 3 डॉक्टर थे और जितनी मशीन थी सारी ख़राब पड़ी थी और किसी किस्म की उन्होंने कभी रिपोर्ट नहीं की। तो आज हमने इन सारी बातों पर बात करने के लिए एक डॉक्टर्स का पैनल यहाँ मदऊ किया है, उनको बुलाया है। ये उनकी मेहरबानी है कि वो चौधरी डॉक्टर तनवीर अरशद साहब की क़यादत में हमारे पास मौजूद हैं। मैं तनवीर साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ। इनके साथ हैं डॉक्टर महवश खान, वो हड्डियों का इलाज करती हैं और हर तरीके के वो इंसान को जान डालने की बात करती हैं। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारी तीसरी मेहमान है डॉक्टर मुनज़्ज़ा असवर न्याजी। ये इमरान खान के इलाके से हैं, लेकिन देखिए ये अपने शोबे में किस तरीके से नाम पैदा कर रही हैं। क्योंकि परसों इनका एक फंक्शन था, वहाँ पर मैं गया तो मैंने इनका जो नज़्म निज़ाम देखा ना, मैं उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ और इसके लिए मैं जिक्र करना अगर ना करूँ तो ये बहुत बड़ा गुनाह कबीरा होगा। क्योंकि डॉक्टर तनवीर अरशद साहब हमेशा मुतरक रहते हैं और इन्होंने हमेशा किसी पे कैंप लगाया है, किसी को मुफ्त दुआ दी है। अपने प्राइवेट क्लिनिक में बैठते हैं, यहाँ पर एक जम्मे गफीर होता है, लेकिन उसमें से आधे लोग ऐसे होते हैं जिनसे ये फीस नहीं लेते। तो इसलिए मैं इनकी क़यादत को, इनकी साथ को सलाम पेश करता हूँ। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे शुरू करता हूँ। आप ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त कितने पेशेंट के लिए एक डॉक्टर है? असल में अगर हम ये तादाद देखें तो बेसिकली इस वक्त कमोबेश हम 24 या 25 करोड़ के करीब पहुंच चुके हैं इंशाल्लाह। तो हमारे यहाँ जो रजिस्टर्ड डॉक्टरों की तादाद है वो तकरीबन 2,50,000 है। अच्छा, अगर उसको डिवाइड किया जाए, हम ये देखा जाए कि पेशेंट के ऊपर एक डॉक्टर का कितना लोड बनता है, तो वो लातादाद उसके नंबर निकलते हैं। क्योंकि 2 से 2.5 लाख आपके पास रजिस्टर्ड डॉक्टर है जो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड है, जिसको वो मानते हैं और वो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है। अब तो इसमें से कई लाख काम भी नहीं करते होंगे। हाँ, इसमें से ये भी हो सकता है कि अगर हम ये कहते हैं कि 2,50,000 रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, तो उसमें से अगर हम औसत एवरेज भी निकाल दें तो 10,000 या 20,000 ऐसे निकाल दें जो आउट ऑफ कंट्री भी गए होंगे, लेकिन लाइसेंस पाकिस्तान का भी रखते हैं। इसी तरह कुछ फीमेल ऐसी हैं कि जिनके पास लाइसेंस है, वो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन चूंकि वो हाउस वाइफ का किरदार अदा कर रही, वो प्रैक्टिस नहीं कर रही या कोई जॉब नहीं कर रही, तो उनको निकाल के अगर ऑलमोस्ट करें तो समझ ले 2,30,000 बच जाएगा या 25 का फिगर आ जाएगा। तो इस फिगर के अंदर आप देखें तो हॉस्पिटल को सरवाइव करना या कम्युनिटी को सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। नहीं तो आपकी दरिस में इनकी तादाद बढ़नी चाहिए। जी, मेरे नजदीक तो आप देखें कि 2.5 लाख जो डॉक्टर है टोटल पूरे मुल्क को सर्व करने के लिए, तो वो बहुत कम है। इनकी तादाद तो 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके आपके मसाइल हल होंगे। ये जो प्राइवेट मेडिकल सेंटर बने हुए हैं या प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी बनी हुई, यहाँ वो डॉक्टर तैयार करते हैं, तो बाद में कहते हैं इनकी पढ़ाई सही नहीं है, ये सिर्फ डिग्रियां दे देते हैं। इस बारे में आपकी क्या, उनको बंद होना चाहिए या ऐसे चलने चाहिए? बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है, ये एक गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अच्छा, प्राइवेट कॉलेज हो या कोई भी ऐसा मेडिकल कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, तो बेसिकली होता क्या है कि वो जब तक रिकॉग्नाइज नहीं होती एमडी इसके पीएमडीसी के साथ, तब तक तो वो एमबीबीएस का या इस तरह का कोई जो है वो अपना डिलीवर नहीं कर सकती आगे, या स्टूडेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो जब उनको बाकायदा लाइसेंसिंग होती है, उसके बाद वो अपनी यूएचएस के साथ या वो आपकी पीएमडीसी के साथ, जब तक वो रजिस्टर्ड ना हो, उनकी एफिलिएशन ना हो, तो तब तक ना वो बच्चों को ट्रेंड कर सकती हैं और ना ही वो बच्चे ले सकती हैं। तो ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। मेरे इल्म में है ये बात कि बाद जो गनमैन है, जो गार्ड हैं, वो ऑपरेशन कर देते हैं ऑपरेशन जाकर सरकारी अस्पताल में। बिल्कुल। ये तो आप ये जितने भी ये जाली डॉक्टर जिनको कहते हैं, काम तो वो भी कर लेते हैं। अगर एक गार्ड कर सकता है, गनमैन कर सकता है,
ये असल में छोटे जितने सेंटर होते हैं ना, बाज दफा BHU लेवल के ऊपर या टीचिंग हॉस्पिटल में भी कुछ जगह पे ऐसा होता है। नहीं, अब जिला अस्पताल छोटा अस्पताल तो नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि बाज कंडीशन पे ऐसा होता है, लेकिन ये हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये शादो नादर 100 में से कोई 1-2 केस ऐसे आते हैं कि जहाँ पे सर्जन निकल गया या उसने स्टिचिंग या सफाई पे किसी को कह दिया आप कर दें। अगर आप ये कहें कि किसी गार्ड ने प्रॉपर ऑपरेट कर दिया तो ये मुमकिन नहीं। ये पिछले दिनों में आपने तुम सुनते रहे पढ़ते सर, वो मीडिया के थ्रू होता ये है कि हम तस्वीर का एक रुख दिखाते हैं। मसलन ऑपरेशन थिएटर के अंदर या बाहर एक गार्ड की ड्यूटी है, तो डॉक्टर ने स्टिचिंग कर दी और स्टिचिंग के बाद उसने अपने किसी पैरामेडिकल को कहा कि इसकी आप ड्रेसिंग करके पेशेंट शिफ्ट कर दें। तो ऐसी कंडीशन में पैरामेडिकल की मिसमैनेजमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग या उसने गार्ड को साथ लगा के पेशेंट का वार्ड साफ किया, ड्रेसिंग करके बाहर निकाल दिया, तो किसी कैमरे की जो पिक्चर्स है उसने उसको कैप्चर कर लिया और ये कहा कि गार्ड ने ऑपरेट कर दिया। छोड़े इन बात। अब पेशेंट को देखने के लिए इमरजेंसी में या वार्ड में सिर्फ यंग डॉक्टर होते हैं और वो कोई 1 महीने से आ रहा है, कोई 2 महीने से आ रहा है। वहां पर मैंने कभी नहीं देखा कि वहां पे जो प्रोफेसर हों या असिस्टेंट प्रोफेसर हों या कि तजर्बाकार डॉक्टर हों और इमरजेंसी उसी से चला। हालांकि इमरजेंसी में तो ऐसे लोगों को होना चाहिए, बिल्कुल। अब वहां पे नौजवानों को बैठा दिया जाता है, तो इसका क्या हल है? ये अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छा सांसद, बेसिकली हम बात कर रहे हैं टीचिंग हॉस्पिटल की। टीचिंग हॉस्पिटल वो होते हैं जहाँ पे हम जो हमारे हाउस ऑफिसर्स आते हैं, यानी MBBS किया, उसके बाद वो HO बने, वहां पे हाउस ऑफिसर्स बने। अब वहां पे चूंकि जब चैम्बर जो होता है वो किसी भी प्रोफेसर का हो, AP का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, तो उसमें पहले 8-10 बंदों की एक टीम बनती है जो बेसिकली HOs होते हैं, हाउस ऑफिसर्स होते हैं। कोई भी पेशेंट आता है तो हाउस ऑफिसर का काम है वो उसकी हिस्ट्री को मेंटेन करते हैं, पेशेंट की सारी बात सुनते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। और उसके बाद PGR होते हैं जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंसी वाले होते हैं, यानी स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं। वो HO जो है ना उनके अंडर काम कर रहे होते हैं। HO ने हिस्ट्री ली, PGR के पास भेज दिया। अब PGR चूंकि उनसे ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, वो देखते हैं कि अगर मसला ये हमारे हल होने वाला है तो वो वहीं पे उसके पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं या उसकी जो भी डायग्नोज करते हैं और ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। अगर उनको भी लगता है कि पेशेंट ऑलरेडी कई जगह से सफर कर चुका है, हाउस ऑफिसर ने भी देख लिया, PGR ने भी देख लिया, अब उन्होंने देखा कि चूंकि ये पेशेंट क्रोनिक डिजीज के साथ है, किसी पुरानी मर्ज के साथ है, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो SR को रेफर करते हैं जो आपका सीनियर रजिस्ट्रार होता है। सीनियर रजिस्ट्रार भी देखता है कि अगर उसके लेवल का मसला है तो वो वहीं पे हल करता है, अगर उसके लेवल का ना हो तो वो फिर AP को भेजता है, जिसको हम एसोसिएट प्रोफेसर कहते हैं। अगर AP को भी लगे ये केस मेरे से भी ऊपर है तो वो फिर प्रोफेसर को भेजता है। तो लिहाजा ये बात तो गलत है कि प्रोफेसर चूंकि अपने चैम्बर में मौजूद होता है, ठीक है, उसके नीचे AP 4-5 होते हैं, उसके नीचे SR होते हैं, SR के नीचे PGR होते हैं, PGR के नीचे HOs होते हैं। तो ये इस तरह का निजाम चल रहा होता है। हमारे यहाँ पे पेशेंट की साइकी ये होती है कि मैं वार्ड में दाखिल हूँ, मेरा BP भी जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर चेक करे या SR देखे। जबकि अगर हम क्राइटेरिया देखें या प्रोटोकॉल देखें तो उसमें ऐसा नहीं है। उसमें आपका ये सारा काम जो नीचे वाली हिस्ट्री मेंटेन करना या आपकी जो बीमारी है आपको प्रॉपर सुन के डॉक्यूमेंट करना, जिस तरह आपने बताया ना, लोगों को इन चीजों को पता नहीं है। लोग यही समझते हैं इमरजेंसी में गए तो वहाँ यंग बच्चे बच्चियां बैठे हैं और कोई है नहीं, इसलिए मैंने ये आपसे। अच्छा, इमरजेंसी में होता क्या है? इमरजेंसी में हमने चूंकि इमरजेंसी में सारा काम किया होता है, इमरजेंसी के अंदर पेशेंट जब जाता है तो पेशेंट या तो अक्यूट पेन के साथ जाएगा, या इमरजेंसी होगी, अचानक पेट दर्द हो गया, डायरिया हो गया, वोमिट होगी, टेम्परेचर हो गया, या बॉडी पेन निकला है, कोई एक्सीडेंटल हो गया, कोई लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया, तो ऐसी सूरत हाल में वो इमरजेंसी जाता है। इमरजेंसी में भी क्या होता है कि इसी तरह टीम होती है, HOs देखते हैं, अगर तो हल्का फुल्का पेन है, डायरिया है, वोमिट है, वो ट्रीटमेंट लिखते हैं, लिख के पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। आप मुतमिन हैं कि जो फंड्स मिलते हैं हॉस्पिटल्स को और जो ट्रेनिंग दी जाती है डॉक्टरों को, या वहाँ पे जितने भी हालात होते हैं या बिजली के सारे मामला होते हैं, इसके लिए सफिशिएंट फंड होते हैं? नहीं सर, फंडिंग का इशू तो हमेशा रहा है और रहता है, क्योंकि हमारा अगर बजट देखें, आप दिफा का देखें और हेल्थ का देखें, तो हेल्थ का बजट अगर 100% है तो दिफा का 2% है। तो आप देखें कि जिन्होंने आपका दिफा करना है उनका बजट 100% है और जिनका दिफा करना है उनका बजट 2% है। अब 2% में आप देखें कि क्या होगा अगर आपका एक्सरे खराब है या आपका MRI खराब है। अक्सर आपने देखा होगा, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं वो कहते हैं MRI मशीन खराब है, डायलिसिस की मशीनें आधी चल रही, आधी नहीं चल रही। इसी तरह अल्ट्रासाउंड पे जाएं तो आपको 2-2 महीने का टाइम मिलता है क्योंकि लोड ज्यादा होता है। तो बेसिकली फंड कम है और फंड ज्यादा करें तो उससे फायदा ये होता है, आपकी मशीनरी जो कि मैनेजमेंट के अंडर आती है, किसी भी हॉस्पिटल की तरक्की या उसकी खुशहाली का राज उसकी मैनेजमेंट होती है।
अब मैनेजमेंट के पास फंड अगर वाफर मकदार में होंगे, सारी मशीनरी एक्यूरेट काम करेगी। डॉक्टर्स तो ऑलरेडी वहां पे अपना फिजिकल मूवमेंट भी शो कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि जहां पे टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, जिसमें आपका एक्सरे नहीं हो रहा, या आपका टेस्ट लेट हो गया, आपका एमआरआई लेट हो गया, सिटी स्कैन लेट हो गया, ऑपरेट लेट हो गया, तो उसकी रीजन ये होती है कि आपके फंड कम होते हैं। फंड कम होने की वजह से आपकी मैनेजमेंट को इशू आते हैं। या अगर ऑपरेशन थिएटर 4 है हॉस्पिटल में, फंड कम है, तो ऑपरेशन थिएटर 1 जो है वो आपका एक्टिव है, 3 जो है वो ऑपरेशन थिएटर वो वर्कआउट नहीं कर रहे, आउट ऑफ ऑर्डर है। उससे फिर पेशेंट को जारी बात है, एक थिएटर के ऊपर जो लोड पड़ेगा उसमें पेशेंट को टाइम भी महीनों का मिलेगा। अगर उनके पास फंड वाफर मुकदार में हो, सारे ऑपरेशन थिएटर जो है वो वर्किंग में हो, सारी मशीनें वर्किंग में हो, तो पेशेंट को लंबा टाइम नहीं होगा और सारा निजाम बिल्कुल ठीक चलेगा। अच्छा, और आप ओवरऑल इन वर्ल्ड गए हैं, कई ममालिक में आप गए हैं, अपने तजर्बे किए हैं, कोई देखा बाकी ममालिक में ऐसे ही है? मैंने वैसे आज तक बड़ी दुनिया के काफी मुल्क विजिट किए और उनके काफी हॉस्पिटल में एज ए शौकिया हमने WHO के थ्रू रिसर्च की बेस पे बहुत ज्यादा हॉस्पिटल की इमरजेंसी को विजिट किया, उनके OPD को देखा, उनके जो हमने लोगों को गाइड करने के सेल हैं, जैसे अवेयरनेस सेशन है, वो सारा देखें। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी हॉस्पिटल में जाएं, उसकी मशीनरी खराब हो और वो हॉस्पिटल ओपन हो, तब तक वो हॉस्पिटल ऑपरेट ही नहीं कर सकता जब तक उसकी सारी मशीनरी एक्यूरेट काम ना कर रही हो। उसमें अल्ट्रासाउंड से लेके एक्सरे तक, एक्सरे से लेके MI तक, उसके अलावा जितनी भी लैब के सारे मामला हैं, ऑपरेशन थिएटर है, डॉक्टर का वहां पे होना, जब तक वो आपका प्रॉपर क्लियर नहीं होता निजाम, उसको प्रॉपर ये चिट नहीं मिल जाती कि ये ओके है, तब तक वो ओपन ही नहीं हो सकता, वो ऑपरेट ही नहीं कर सकता। अच्छा, अब डॉक्टर मिर्जा असगर साहब से पूछते हैं, आप तो कोई फील्ड में हैं और ख़ास तौर पे आप देहाती एरिया जो ऑब्जर्व करती हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर मसाइल क्या हैं आप डॉक्टरों को स्टाफ को? मजीद ये तो फिर भी एरिया बहुत अच्छा है। ये वाला जो एरिया अभी आप कल देख के विजिट करके आए हैं, ये तो एरिया बहुत अच्छा है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा था BHU लेवल पे, जिसे बेसिक हेल्थ यूनिट कहा जाता है। वो था BHU था लिदड़ में, एक गांव है बिल्कुल, ठीक है, लिदड़ गांव, तो शायद कभी आपने सुना भी नहीं होगा। लिदड़ गांव है वहां पे, उसमें मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था जॉब का, वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस वहां पे था। उस वक्त भी अवाम के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो रश इस तरह से था कि ड्यूटी पे पॉइंट एक डॉक्टर होता है, ठीक है, 3 टाइमिंग होती है हमारी, 3 शिफ्ट्स हैं, मॉर्निंग इवनिंग नाइट है, और मॉर्निंग इवनिंग नाइट पे एक डॉक्टर अवेलेबल है, एक डॉक्टर अवेलेबल है। लेकिन उस वक्त रश ये है कि वो जितना 5, 4, 5, 7 जितने गांव लग रहे हैं, वो सारे के सारे गांव हैं, सारे डिलीवरीज करवाने के लिए, OPDs के लिए, जर्नल चेकअप के लिए वो एक डॉक्टर के पास आ रहे हैं। अब उस एक डॉक्टर के पास प्रोवाइड क्या किया जाता है, एक LHV प्रोवाइड की जाती है, एक मिडवाइफ प्रोवाइड की जाती है। अब आप देखें कि एक BHU लेवल के ऊपर वहां पे अगर नहीं, कितने लोगों का आप समझते, कितने लोगों को होना चाहिए? सर देखिए, LHV कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं, नर्स कितने हैं? मैक्सिमम देखिए ना, मैक्सिमम अगर BHU लेवल है, बेसिक वो तो बेसिक है ना, बेसिक है, लेकिन बेसिक लेवल के ऊपर भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो जब बेसिक पे भी स्टार्ट करना है तो 2 बंदे उस वक्त अवेलेबल लाजमी होने चाहिए। होते हैं? नहीं है, क्या है ही नहीं है, कैटेगरी नहीं है हमारी। अच्छा, ये कैटेगरी नहीं, ये नहीं कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं है, कैटेगरी नहीं है। वहां पे एक शिफ्ट में सिर्फ एक LHV होगी, एक डॉक्टर होगा, एक मिडवाइफ होगी। अब देखिए, जो चीज डॉक्टर प्रोवाइड कर सकता है वो LHV नहीं कर सकती है, जो LHV कर सकती है वो मिडवाइफ नहीं कर सकती है, ठीक है। अगर इसकी इन द एब्सेंस ऑफ अदर, कोई एक बंदा एब्सेंस है तो उसकी अगर फ्रीक्वेंट कोई ना किसी और ने ड्यूटी दी है तो उसकी एब्सेंस के अंदर क्या होगा, फिर उसकी एब्सेंस में ये होगा कि उस वक्त पेशेंट का लोड भी ज्यादा हो जाएगा, और जो बंदा एक शिफ्ट करके गया हुआ होगा उसकी शिफ्ट में अगली दोबारा जो अगली शिफ्ट आएगी उसमें आगे दोबारा कोई ना कोई और इमरजेंसी केसेस ज्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि तो अब जो ये एरिया है कानावाला, जैसे आपने विजिट किया, इंडस हॉस्पिटल आपने विजिट किया है, वहाँ पे रूल्स तो बहुत अच्छे हैं, सारा कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सिस्टम बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अब सिस्टम ये है कि लोड इतना ज्यादा है, उसको बेहतर करने के लिए इन्होंने क्या किया हुआ है कि डेली के जो हमारे गायनी के टोकन है वो सिर्फ 30 टोकन दिए जाते हैं। अच्छा, 30 बंदों को देखा जाता है सिर्फ। अच्छा, तो नंबर से कितने आते हैं वैसे? नंबर वहाँ पे 30 को देख लिए ना आपने? नहीं, 30 को टोकन दिया जाता है। 30 को फर्दर मतलब आगे फर्दर जो है ना 20-20 दिन का टाइम दे दिया, 2-2 महीने का टाइम दे दिया, 3-3 महीने का टाइम दे दिया, एक्सरेज के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए 2-2 माह का टाइम। स्टाफ कम होने की वजह से है ना, स्टाफ कम, अगर वहाँ 2-4 लोग और बैठ गए हैं, फैसिलिटेशन कम है वहाँ पे, डेफिनेटली ऐसे फैसिलिटेशन कम है, स्पेस कम है, रश बहुत ज्यादा है।
तो ये सारी इन चीजों को देख के अब तो इन बातों को कभी आपने अपने हेड से बातचीत की है इस बारे में? सर मोस्ट ऑफ द टाइम इस चीज पे बात हुई है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है उस तरीके से अगर लेके चले तो वो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। क्योंकि जिस तरह से चल रहे हैं अब मैं अगर कहूँ तो मैं नाम तो नहीं लेना चाहती, मोस्ट ऑफ द मतलब पहले जो काफी हॉस्पिटल्स ऐसे थे कि जहाँ पे मैंने खुद ड्यूटीज की हैं, ड्यूटी करते वक्त एक बेड के ऊपर, लेबर रूम के अंदर नहीं, बेड के ऊपर जहाँ पे वार्ड है, गायनी वार्ड के अंदर, वहां पे बेड के ऊपर एक बेड पे 3 पेशेंट डिलीवर हो रही होती थी और डॉक्टर्स बस भाग के आ रही होती थी और बच्चा पकड़ा और पेशेंट को फौरन से आगे रेफर कर दिया। ये सिचुएशंस देखी हैं जो कि इंडस में मैंने ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आज तक हैंडल की। डॉक्टर भाई साहब, आप ये बताएं कि पाकिस्तान इस जैसे होता है कि 2.5 लाख डॉक्टर हैं और इस हिसाब से लाखों लोग जो एक डॉक्टर के दरमियान में आते हैं, जबकि बाहर के ममालिक में ऐसा नहीं है। और हमारे जो अच्छे डॉक्टर होते हैं ना, वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं और 25 से 30% खवातीन जो हैं डॉक्टर, वो शादी होने के बाद काम नहीं करती। तो ये सारे मामलात को एक अहाता कीजिए कि इनमें बेहतरी लाने के लिए क्या करके हुकूमत इक़दाम करे जिसकी बुनियाद पर एक कौम का सरमाया भी ज़ाया ना हो और जो डॉक्टर लेडीज़ हो या मेल हो वो बर वक्त काम करे, उनके लिए कदगन लगाई जाए इतने साल आपने काम जरूरी करना है। ठीक हो गया सर। बेसिकली बात को अगर देखा जाए कि जो डॉक्टर्स आउट ऑफ कंट्री मूव ऑन कर जाते हैं, पाकिस्तान के कुछ बैकग्राउंड स्केड्यूल जो ऐसे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए वो यहाँ से पाकिस्तान से मूव कर जाते हैं। बेसिकली उनकी इनकम ऑफ सपोर्ट, हॉस्पिटल की मैनेजमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इश्यूज जिसको वो हैंडल नहीं कर सकते और वो चाहते हैं कि इन फ्यूचर उनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सके। जो कि आजकल पाकिस्तान के हालात आप जानते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए काफ़ी डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स, जो भी कम्युनिटी लेवल्स के लोग हैं, वो अपने ब्राइट फ्यूचर को करने के लिए जो है ना मूव ऑन करते हैं आउट ऑफ कंट्री के लिए और नेक्स्ट वो फर्दर अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और पाकिस्तान में स्टडी की एजुकेशन को देखा जाए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो उस चीज़ के लिहाज से बहुत कम है कि हम अपनी जो फर्दर डिप्लोमेटिक स्टडी है, जो कि न्यू रिसर्चेज हैं, वो यहाँ पर होती ही नहीं है। जब न्यू रिसर्चेज यहाँ पर नहीं होती तो जो हमारे यहाँ पे यंग कंसल्टेंट डॉक्टर्स भी हैं वो मूव ऑन करना पसंद करते हैं कि हम आउट ऑफ कंट्री चले जाएं। और जो रही बात अब फीमेल्स की, जैसे आपने पूछा है कि फीमेल्स की शादी हो जाती है, बेसिकली डिफरेंट सिनेरियोस में शिफ्टिंग हो जाती है कि वो हाउस होल्ड रहना ज़्यादा पसंद करती हैं, वो घर को देखना और हाउस वाइफ रहना जो है ज्यादा पसंद करती हैं। लाइक दैट जब एक चाइल्ड बर्थ में आ जाते हैं, उनके पास अगर उनके बेबीज हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ, उनकी नौशोनुमा के लिए वो फिर अपनी जो सिस्टम है उसको स्किप आउट कर देती हैं या वो एज अ प्राइवेट सेटअप्स जो हैं वो जस्ट यूजिंग कर लेती हैं। लेकिन वो गवर्नमेंट सेटअप्स और या मॉर्निंग सेटअप्स उनको स्किप आउट करती हैं कि अपने जो आने वाला इन फ्यूचर जो उनकी ग्रोथ है, जो उनके पास उनके चाइल्ड्स हैं, उनका फ्यूचर जो है वो स्टेबल कर सकें, उसके लिए वो जरा उनकी डे केयरिंग के लिए घर में रहना पसंद करती है। लेकिन आपकी ये बात ठीक है कि उनको एक चीज के लिए कॉल कर दिया जाए कि एक चीज स्पोर्ट के लिए दे दी जाए कि आपके पास इतनी टाइम लिमिट है, आपने ये चीज जो है वो कंटिन्यू रखनी है, आप इसको स्किप आउट नहीं कर सकते। लाइक सच दैट जैसे कि एक आर्मी जो है वो उसको आप रिजाइन नहीं कर सकते, उसको आपने कंटिन्यू रखना होता है। तो ये फीमेल्स के ऊपर हम कर सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली जो लाइफ है कि आप अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, एज सब्जेक्ट कुछ लोग इस चीज को भी जो है ना डिग्रेड करेंगे कि हम जो है अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को स्पेंड करना पसंद करेंगे। हम लेते हैं यहाँ पे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब डॉक्टर तनवीर साहब। आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त मेडिसिन बहुत महंगी हो गई है, आवाम तो क्या दरमियाने लोगों की पहुंच से बहुत दूर होगी और ख़ास तौर पर जो इंसुलिन है वो टीके वाली हो या डब्बी वाली हो, वो इतनी महंगी भी और बाद में मिलती भी नहीं है। तो पाकिस्तानी हुकूमत ने कभी इसका हल नहीं निकाला और जब चाहते हैं मेडिसिन वाले वो अपनी दवाइयों की कीमत बढ़ा देते हैं और ये पास भी कर देते हैं। तो आप इस बारे में बताएं फिर गरीब क्या करे? असल में एहसान साहब ये पूरा एक माफिया है जिसको हम ड्रग माफिया कहते हैं। आप देखें कि हमें जब डिफरेंट जगह पे कोई भी CME प्रोग्राम्स होते हैं
तो हमें जो लेक्चर दिया जाता है, जो गाइडलाइन पढ़ाई जाती है कि ये इंटरनेशनल गाइडलाइन फलानी है, यूके की गाइडलाइन फलानी है, यूएसए की गाइडलाइन फलानी है, तो मैं बीइंग अ डॉक्टर ये कहता हूँ जैसे कि हमने रूरल एरियाज के अंदर, अर्बन एरियाज के अंदर, डिफरेंट सिटीज के अंदर, छोटे लेवल पे, कस्बे पे, गाँव पे, देहातों पे, गली मोहल्लों में हमने काम किया। तो मैं ये कहता हूँ बीइंग अ डॉक्टर के ये जो माफिया है ना, ये बेसिकली करते क्या है, ये खुद ही एक अपना सर्वे करवाते हैं, 3-4 किस्म का सर्वे करवाते हैं। उसमें से इन्होंने जो डिफरेंट लोगों से ये सवाल करते हैं बीमारियों के हवाले से, उसकी एफिकेसी के हवाले से, अपनी कोई भी दवाई प्रमोट करने के लिए। अब जो इनका जो सर्वे आता है ना, उसमें जो इनको सर्वे लगे ना कि मसलन 100 बंदों का इन्होंने इंटरव्यू किया तो 97% लोग इनके अगेंस्ट हैं दवाइयों के, ये उसको वेस्ट कर देंगे। और वो सर्वे ये पब्लिश करेंगे जो कोई 20%, 30% लोगों ने ये कहा हो कि हमें इस दवाई से फायदा हुआ है या इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, तो इन्होंने वो 97 वाला जो इनके मुखालिफ जा रहा है उसको रिजेक्ट कर देना, और जो 27 वाला उसको इन्होंने पब्लिश कर देना, और दुनिया को ये बताना है कि फलां मुल्क की गाइडलाइन, यानी पाकिस्तान की गाइडलाइन है या वो यूके की है या यूएसए की है, उस गाइडलाइन को ये प्रिंट करेंगे, फिर डॉक्टर्स को बताएंगे कि देखें हमारी मेडिसिन की एफिकेसी रेट ये है, जबकि ऐसा हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब जैसे आपने इंसुलिन की बात की, मैं बीइंग अ कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट ये समझता हूँ, क्योंकि मैं एक क्लिनिशियन भी हूँ, प्रैक्टिशनर भी हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों को इसके खिलाफ बाइकाट कर देना चाहिए। मसलन वो किसी तरह की कोई इंसुलिन यूज ना करें, किसी तरह की कोई मेडिसिन यूज ना करें। क्या करें? मर जाए। क्या करें? अगली बात सुने, वो क्या करें? वो ग्राउंड आबाद करना शुरू कर दें। अच्छा, वो सारे के सारे जो ना वो 1 से 1.5 घंटा वॉक करनी शुरू कर दें, अपनी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस से निकालें। शुगर आपकी एक लाइफस्टाइल चेंजिंग बीमारी है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो खत्म नहीं हो सकती। ये हमें बड़े बड़े डायबिटोलॉजिस्ट, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े लेक्चरार वो ऐसा भाषण देते हैं, चूंकि वो फार्मा फंडेड होते हैं, ये फार्मा फंडेड उनको फ्यूल दे रही होती है, ये फार्मा फंडेड उनको विजिट करवा रही होती है, बड़े बड़े कंट्रीज के उनको विजिट दे रही होती है, पैसा लगा रही होती है उनके ऊपर, तो वो पेशेंट को इस चीज से उठने नहीं देते कि भाई आपने इंसुलिन तो हर सूरत लगानी, अगर आप इंसुलिन नहीं लगाएंगे आप जिंदा नहीं रह सकती। अब वो उसको लाइफ थ्रेट करते हैं और उससे पेशेंट मजबूर हो जाता है। अब वो इंसुलिन उसको 10,000 की मिले या इंसुलिन 1,000 की मिले, उसको फीड ये कर दिया गया है कि आप इसके बगैर नहीं रह सकते। अब वो क्या करेगी? और ये पाकिस्तान में बनती भी नहीं है। पाकिस्तान में बनती भी नहीं, अगर बने भी तो चूंकि इसका रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट होता है, जब इंपोर्ट होगा डॉलर्स में, तो यहाँ पे जैसे डॉलर का रेट ऊपर जाएगा तो दवाइयों के रेट ऑटोमेटिकली ऊपर जाएंगे। ये कॉमन सेंस की बात है। तो इससे छुटकारा पाने का बेहतरीन तरीका ये है, आप देखें दुनिया में कितने मुल्क ऐसे हैं जिसमें इंसुलिन यूज होती है। सबसे ज्यादा जो इंसुलिन यूजर है वो पाकिस्तान है या इंडिया या बांग्लादेश। ये वो कंट्रीज है जहाँ पे प्रॉपर लोगों को ये नहीं बताया जाता कि भाई जो आपकी शुगर की बीमारी है ये आपके लाइफस्टाइल चेंज करने की वजह से ये शुगर की बीमारी खत्म हो जाएगी। आप तमाम किस्म की बेकरी आइटम्स को बंद करें, तमाम किस्म के जो मैदे से बनी हुई चीजें इनको अपनी बॉडी में इनटेक इसका कम कर दें। आप वॉक शुरू करें, रेगुलर अपनी डाइट और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी रखें, तो आप देखेंगे 2 से 3 महीने में शुगर रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये लाइफस्टाइल चेंजिंग बीमारी है। जब तक आप ये नहीं करेंगे फिर मजबूरी है आपकी कि आपने इंसुलिन भी लेनी है, आपने टैबलेट भी लेनी है। मैं अपने क्लिनिकल ट्रायल में हमारे पास ऐसे पेशेंट हैं जिनको हमने बगैर किसी दवाई के उनके शुगर लेवल को मेंटेन किया हुआ। अच्छा, और वो सालों साल से कोई दवाई नहीं लेते। सिर्फ क्या है कि वो आते हैं, हम 15 दिन के बाद उनको सेशन देते हैं कि वॉक जो है ना वो किसी सूरत आप नहीं छोड़ सकती। बारिश है, अंधेरी है या कोई भी मौसम है, जैसे कि अब मौसम चल रहा है, इसमें हबस का मौसम है, तो लोग कहते हैं जी जो आपकी एक थ्योरी चल रही है, एक मिथ चल रही है, वो जो कहते हैं जी खून पसीना एक हो आता है, वॉक नहीं करनी। तो हम खुद रेगुलर वॉक करते हैं, हर मौसम में करते हैं। वॉक का कोई मौसम नहीं होता। हफ्ते में 5 दिन अगर आप रेगुलर वॉक करते हैं और अपने एक खाने से दूसरे के दरमियान में कम से कम 8 घंटे का गैप डालें, आपको ना शुगर रहेगी, ना ब्लड प्रेशर रहेगा, ना कोलेस्ट्रॉल रहेगा। अगर आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना, फिर जाहिर बात है ये ड्रग माफिया, ये फार्मास्यूटिकल माफिया, ये प्रोफेसर माफिया, ये डॉक्टर माफिया, ये आपको हिलने नहीं ये देगा। गवर्नमेंट जो है ये इस शोबे के लिए फंड्स इतने कम क्यों देती है? असल में गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं होता। गवर्नमेंट ये चाहती नहीं कि वो बंदा सेहतमंद हो, क्योंकि सेहतमंद होगा तो किसी का मुकाबला करेगा, बीमार होगा तो वो अपनी मर्ज में खुद ही लगा रहेगा। अच्छा, जैसे एडिक्शन वाले हैं, आप किसी चौक में गुजरे, आपको हर जगह पे नशे के टीके लगाते लोग नजर आएंगे, हर पुल के नीचे पड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं उठाती? अगर यही टारगेट गवर्नमेंट मुझे दे दे तो मैं 1 साल के अंदर एक नशे ही पूरे लाहौर में ना रहने दूं। उसकी रीजन क्या है वेरी गुड। कि मेरा एक माइंड ऑफ स्टेट है कि मैंने इनको ठीक करना है।
आप गवर्नमेंट कहती है कि मैं ठीक नहीं कर सकती, भाई उठाएं एक बिल्डिंग आपके पास गवर्नमेंट जितने सरकारी स्कूल हैं वो खाली पड़े होते हैं शाम में, आप इन सबको उठा के वहां पे कन्वर्ट करें, वहां इनके सेशन करें, इनको ट्रेनिंग दें, इनका लाइफस्टाइल चेंज करें। वो बिल्डिंग आपके पास मौजूद है, कोई बिल्डिंग आपको किराए पे लेने की जरूरत नहीं है। या स्कूल में कई ऐसी गवर्नमेंट की बिल्डिंग पड़ी हुई हैं, वहां पे इनके रिहैब सेंटर खोलें, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें, इनको गाइड करें, इनको रोजगार मुहैया करें। कौन पागल है जो अपने आप को नशे पे लगाएगा? डॉक्टर मुन्ना साहब, आप ये बताएं, जितनी माशाल्लाह हमने बड़ी अच्छी बातें की और ख़ास तौर पर शुगर के बारे में जो उन्होंने बताया। अब आप, क्योंकि आप गायनिकोलॉजिस्ट हैं, इसमें आपको क्या मसाइल पेश आते हैं? गायनी का जो है, गायनी को अगर बेसिकली देखा जाए ना, ये एक नेचुरल प्रोसीजर है। ठीक है। देखें, जब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है, गॉड ब्लेसिंग, ये एक ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से। ये कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है। मैं तो इसको डिजीज नहीं कहूंगी, कोई बीमारी नहीं कहूंगी कि अगर इसको कि 9 महीने तक एक औरत बीमार हो के बेड पे लेट जाए और रेस्ट करे और ये, हाँ, अगर कोई ना कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई किसी किस्म का कोई इस तरह का आ रहा है, सिचुएशन ऐसी बन गई कि डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आपने रेस्ट पे जाना है या कोई प्रॉब्लम है तो इस वजह से आपने अवॉइड करना है, तो ठीक है। अदरवाइज अब क्या किया हुआ है कि प्राइवेट सेटअप पे बैठे हुए हर 15 दिन के बाद स्कैन, जो कि जरूरत ही नहीं है। आप हर ट्राइमेस्टर में एक स्कैन करवा लें, इट्स इनफ। हर 15 दिन के बाद बुलाएंगे स्कैन करवाने के लिए। अब मल्टीपल इंजेक्शन है, मैं नेम आपको मेंशन करूंगी इस चीज को कि ग्रेविबिनान इंजेक्शन है, जो कि यूट्रस को सिर्फ और सिर्फ वीकनेस खत्म करने के लिए लगाया जाता है कि यूट्रस जो है हमारी वो थिक हो जाए, थिक एंडोमेट्रियम हो जाए, उसके लगाया, वो स्टार्टिंग में लगाया जाता है। वो भी इस केस में लगाया जाता है कि जिस केस के अंदर ये होता है कि कोई खदशा होता है कि मिस अबॉर्शन ना हो जाए, मिसकैरेज ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए, कोई इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो लगाया जाता है। हमारे प्राइवेट सेक्टर वाले क्या करते हैं जी, हर हफ्ते में आपने इंजेक्शन लगवाना है ग्रेविबिनान का, पहले महीने, उससे अगले महीने 15 दिन के बाद लगवाना है, उससे अगले महीने फिर अपने हर महीने अपने पास से डॉक्टर लगाते हैं या उनको कहते हैं लेके आओ? नहीं, ये पास से लगाने वाली सिचुएशन से देखें, लेके भी आएंगे तो आगे देखें हर एक काम दूसरे के साथ लिंक करते हैं ना। आप किसी फार्मेसी पे भेज रहे हैं, आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन भेज रहे हैं, आगे भेज रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। जब आपने कन्वर्ट की है, आपने भेजी है, तो डेफिनेटली ये है कि आप वहां से भी ले रहे हैं, यहाँ से भी अर्न कर रहे हैं, लेकिन नुकसान किस चीज का हो रहा है? वह नुकसान उसी पेशेंट का हो रहा है। पेशेंट का किस सूरत में हो रहा है कि वो एट द टाइम ऑफ द बर्थ, जिस वक्त बर्थ का टाइम आएगा, वो इतनी कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी हुई होगी यूट्रस के, उस वक्त यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आती भी हैं तो लेकिन यूट्रस की ओस ओपन ही नहीं होगी। फिर इस सिचुएशन में क्या करते हैं? एक बात, जिस तरह के नॉर्मल डिलीवरी है कि बहुत कम होगी जी और ऑपरेशन की तरफ जाते हैं, तो इसमें मनी मेकिंग की बात भी है या कुछ जरूरी नहीं? होता है? मनी मेकिंग नहीं, यही मैं बेसिकली मेन जो आपको बात बता रही थी यही बता रही हूँ, यही बात को ही कंटिन्यू कर रही हूँ कि होता क्या है। ये ग्रेविबिनान इंजेक्शन, IVFC इंजेक्शन है, फर्टियम इंजेक्शन है, ये 3-4 इंजेक्शन इस तरह के हैं जो कि कॉम्प्लिकेशन में लगाए जाते हैं। कोई कॉम्प्लिकेशन है, उस कॉम्प्लिकेशन में इस इंजेक्शन को यूज किया जाता है कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, किसी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, कोई और अदर इशू हो गया हुआ है, प्रीग्लम्पशिया है पेशेंट, उस कोई ऐसा कोई सिचुएशन है तो लगाए जाते हैं। लेकिन मैंने ये बात पूछी, उसका जवाब दें। इसी का बता रही हूँ आपको। अब वो इतने इंजेक्शंस लगवाते हैं कि लगा के एट द एंड ऑफ द, जब बर्थ का टाइम आता है ना, जिस वक्त डिलीवरी का टाइम आता है, उस वक्त ओस ओपन ही नहीं होती। ठीक, पेन्स स्वेयर होंगी, लेकिन वो इतनी हार्ड हो चुकी हुई होगी कि उस ओस को ओपन होगी नहीं। ओपन नहीं होगी तो फिर डेफिनेटली ये कि टाइम पूरा हो गया हुआ है, ओस ओपन नहीं हो रही है, पेन्स के साथ ज्यादा पेन्स लेंगे तो बच्चे की डेफिनेटली बच्चे की डेथ होने का भी केस है कि बच्चा एक्सपायर भी हो सकता है। तो फिर उस वक्त आप देखें, आप अपने आप को समझ लें कि अगर एज ए पेरेंट्स आपको वहां पे डॉक्टर कह देता है कि 15 या 20 मिनट में हम ऑपरेट नहीं करेंगे तो आपका बच्चा डेथ हो जाएगी, तो आप तो फौरी कहेंगे कि जी सारा कुछ छोड़ दें, आप ऑपरेट करें, क्योंकि उस वक्त हमें अजीज है ना। हमें तो यही चीज है कि हमें यही अजीज होता है कि हम लोग चाहते हैं कि नहीं, किसी भी तरीके से हो जाए, नॉर्मल हो या ऑपरेशन हो, जो भी हो जाए, जितना खर्चा होता है हो जाए, लेकिन हमें जो है, हमें माँ और बच्चा सेफ चाहिए। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम भी हुई है? जो लोहेकीन आते हैं, बच्चे जो लेके आते हैं डिलीवरी के लिए, हाँ, और प्रॉब्लम्स इसमें बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ी हैं, बच्चे चेंज हो जाते हैं, ये क्या मसला है? बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ी है। इवन इस तरह के ये जो बच्चे चेंज होने वाला है, ये तो अभी रिसेंटली हमारा कोई 6-7 माह पहले ही एक इशू बना था हमारा बच्चा चेंज होने वाला। लेकिन ये होता है हमारा वहां पे एक चेन बना दी जाती है, मदर और बच्चे की ना चेन होती है, वो चेन उसके साथ जो है लाई के साथ चेन जो है वो लगा दी जाती है।
तो चेन के साथ होता है। वहां पे एक इशू इस तरह का बना था जी, मैं 9 महीने पूरे अल्ट्रासाउंड करवाता रहा हूँ, तो उसके फादर ने आगे क्लेम किया कि मैं 9 महीने पूरे अल्ट्रासाउंड करवाता रहा हूँ, मुझे बेटा बताते रहे मेरी बेटी हो गई है। और जी वहां पे बहुत, हाँ जी, मेरा बच्चा चेंज कर दिया गया, किसी के साथ इन्होंने चेंज कर दिया। इवन के उसके ऊपर डीएनए टेस्ट करवाया गया, सारा कुछ करवाया गया, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं था, ऐसा कोई प्रॉब्लम निकला नहीं था। डॉक्टर साहब ऐसा क्यों होता है? इन रियल जो है ऐसा है नहीं, होता नहीं अच्छा? है, नहीं, इन रियल ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। देखिए आज इतनी मेडिकल फील्ड के अंदर इतनी ज्यादा आप देखिए कि हर चीज की इतनी अवेयरनेस आ चुकी हुई है कि बच्चा पैदा होने से पहले ही आप इस चीज को अवेयर शो कर में देते हैं। क्या प्रॉब्लम है सर मेरे जो शो डॉक्टर में को पेश आती है? अच्छा, जो डॉक्टर को बेसिकली पेशेंट जो है ना, हम भी किसी ना सिचुएशन की वजह से लेट हो ही जाते हैं, कोई ना कोई ट्रैफिक इश्यूज या कोई ना कोई अप्स एंड डाउन आ जाते हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग अगर मैं क्या बात करूं, तो पहले ह्यूमन बीइंग देखूंगी, उसके बाद मैं एज अ डॉक्टर अपने आप को गाइड इन करूंगी। तो लेट हो जाते हैं तो पेशेंट जो है ना 2 to 3 मिनट्स भी हम लोगों का वेट नहीं करते हैं। और एज सजेट कभी सिचुएशन ऐसी होती है, पेशेंट हम लोगों को कॉल करके कह रहता है डॉक्टर साहब हमारा आप वेट कीजिएगा, हम बस रास्ते में, हम लोग बस आ रहे हैं। जब पेशेंट हमारे पास लेट ड्यूरेशन में आ जाता है तो हम एज अ कॉलिंग उसके ऊपर जो है बिल्कुल अटैक नहीं करते अपने वर्ड्स को लेके। पेशेंट मोस्टली अपने वर्ड्स को लेके ना डिफरेंट जो है नेगेटिव पॉइंट्स को लेके हम लोगों के ऊपर ना टोटली अटैक कर देते हैं कि डॉक्टर साहब आप बहुत लेट आई हैं, हम कब से आपका वेट कर रहे हैं। और लिटरली अगर उनकी स्लिप देखी जाए ना, वो हार्डली 3 to 4 मिनट्स ही जस्ट उन्होंने हम लोगों का वेट किया होता है। ऐसे मेरे साथ तकरीबन 2 दिन से ऐसा हो रहा है। इसलिए मैंने जो है ना ये चीज बताई कि पेशेंट्स जो है ना थोड़ा तसल्ली रखा करें। आई नो हम समझते हैं कि वो जो है वो डिसहार्ड हुए हैं, पेन की वजह से घबराए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लें। हम भी एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ डॉक्टर हम चाहेंगे कि हम लोग आप लोगों की हेल्प करें। अल्लाह ताला ने हम लोगों को इस लाइन और इस फील्ड में भेजा इसलिए कि हम लोग आप लोगों को हेल्प आउट करते रहे। शोबे में ना जी जी बहुत ज्यादा पैसे लिए जाते हैं, बहुत ज्यादा। इसकी ठीक है। मरीज शिकायत करते हैं। ठीक है। और एक और मुख्तलिफ जो आपके हॉस्पिटल है प्राइवेट, कोई ज्यादा ले रहा है, कम ले रहा है, जैसे दुकानदारी नहीं होती बिल्कुल ऐसी चमकाई जा रही है। ठीक है। तो इसमें भी कुछ तनासब होना चाहिए। सर तनासुब इसमें होना चाहिए। बेसिकली जो फॉर्मुलेटेड मटेरियल वर्क है, हमारे मेरे शोबे से रिलेटेड मटेरियल कुछ है पाकिस्तान इंपोर्टेड, कुछ है हमारे बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है। डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं वो आ रही हैं। जब डिफरेंट कैटेगरीज ऐड की जा रही हैं तो उनकी जो प्राइस लिस्टेड है वो हर चीजों के मद्देनजर रखते हैं वो भी चेंज होती रहती हैं। अब जो चीज हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं एज सच दैट डॉलर रेट्स को चेक इन करके ऑन द स्पॉट ऑफ टाइम जो डॉलर रेट चल रहा है उसके मुताबिक जो है वो हम लोग पेशेंट को फिर उसके मुताबिक गाइड करते हैं। फिर कुछ जो सर्जरी से रिलेटेड डिमांड्स होती हैं, सर्जरी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाते हैं, कुछ आ जाते हैं मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। तो इन चीजों को भी मद्देनजर रखते हुए जो एक्सपेंसेस है ना वो काफी ज्यादा कभी कॉस्टली चले जाते हैं और कभी चीपेस्ट प्राइस पर आ जाते हैं। आप ये बताएं, ये मैंने बात की थी यंग डॉक्टर हड़ताल पे चले जाते हैं, ओपीडी हो गया, आप क्योंकि इनके प्रेसिडेंट हैं, आप इनको समझते हैं, इसकी असल मुहरकात क्या है? असल में सांसब होता इस तरह है कि जैसे मैंने आपको कहा कि लास्ट 1 मिनट है। अच्छा, किसी भी अदारे की जो बैकबोन होती है वो उसकी मैनेजमेंट होती है। हमारे यहाँ यंग डॉक्टर जब काम कर रहे होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि पेशेंट वेट नहीं करता या पेशेंट चूंकि पहले अवेयर नहीं होता, वो ये समझ रहा होता है कि डॉक्टर चूंकि ज्यादती कर रहा है या प्रॉपर वो दवाई नहीं दे रहा जो देनी चाहिए। चूंकि हमारे पास स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट 1 2 3 पे हम जाते हैं, यानी देखा कि इससे अगर ठीक हुआ तो अगले पे जाएंगे। पेशेंट चाहता है कि सारे छोड़ के सबसे पहले 3rd पे चले जाए। जब हम वो नहीं करते, पेशेंट डॉक्टर के ऊपर अटैक करते हैं या डॉक्टर अपने आप को सिक्योर नहीं समझ रहा होता, तो अपनी सिक्योरिटी के लिए ये तो सरकारी अस्पताल, जी मैं सरकारी अस्पताल की बात कर रहा हूँ कि वहां पे जब आप ये समझ रहे होते हैं कि एक तो पेशेंट ये चाह रहा था कि मुझे जल्दी रिलीफ नहीं मिला, और फिर जो उनके अटेंडेंट होते हैं जब वो आपके ऊपर अटैक करते हैं, डॉक्टर अपने आप को सिक्योर नहीं समझता, तो तब जाके हमें इस तरह की हड़ताल करनी पड़ती है। ताकि मैनेजमेंट के खिलाफ हम हड़ताल करते हैं कि मैनेजमेंट हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, क्योंकि जब डॉक्टर को एक अच्छा माहौल नहीं देंगे तो वो प्रॉपर डायग्नोज करने में उसके लिए मसाइल होंगे। जैसे कि डॉक्टर साहब देखो ना, ये आईजी पंजाब है, वो पुलिस वाला अगर कोई पागल खाने में चला जाए ना, तो उसकी जाके वो देखभाल करते हैं, उसको पूछते हैं। और ये जब इतना बड़ा दंगा होता है, डॉक्टर भी जख्मी हो गए, लॉयकीन भी जख्मी हो गए, इवन कई दफा पेशेंट भी जख्मी हो जाता है, उस वक्त आपके हेड जो ये शोबे के हैं, चाहे वो वजीर हो, वो अपना बड़े अहदेदार, वो नहीं आते, इसकी क्या वजूहत है?
उसकी वजह जो थी इसी वो वजह सारे से लोग, appreciate नहीं होता। ये सारे लोग अपनी वजारतें एंजॉय कर रहे होते हैं और अपने ऑफिसेज में बैठे हो होते गया, हैं, हो गया। प्रैक्टिकल में ये काम नहीं कर रहे होते। क्योंकि प्रैक्टिकल फील्ड में यंग डॉक्टर काम कर रहा होता है, मसाइल भी उसी को भुगतना पड़ते हैं, इसलिए एहतजाज भी वही करता है। ये चूंकि ऊपर बैठे होते हैं, इनको जो रिपोर्ट भेजी जाती है एमएस की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ये उसको हकीकत समझते हैं, नीचे तक इंक्वायरी नहीं करते। आज हमने डॉक्टर तमीर साहब से और उनके साथियों से इनके मसाइल पूछे और इन्होंने जो कुछ बताया, मेरे सवालात थे, इनके जवाबात थे। फैसला आपने करना है कि इन्होंने जवाब सही दिए, मेरे सवाल दुरुस्त थे, मेरी तरफ से और मेरे पैनल की तरफ से। खुदा हाफिज।